सपना एक देखोगे, मुसीबतें हजार आएगी, पर वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और उसी कड़ी के अंदर अपन जिस राजस्थान पॉलिटी की बात कर रहे थे, उसके अंदर आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट जो है वो लगभग आप अगर देखना चाहें तो थोड़ा बड़ा भी है, आर्टिकल्स थोड़े ज़्यादा भी हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसे भी फैक्ट हैं जो अपन क्या है थोड़े कम याद रहते हैं। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज आपको पता है कि टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। और आगे आने वाले भविष्य में जो भी मैच होगा जिसके अंदर इंडिया जो है फाइनल खेलेगी, तो उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तो अब इसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए चलेंगे अपन अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हाई कोर्ट। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर जो मेन चीज़ें जो है उनके अपन आज डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट के अगर अंदर देखें तो सबसे पहले अगर बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर कौन सा भाग है, संविधान जो है उसके अंदर कौन से भाग में इसका जिक्र किया गया है, कौन से अध्याय में है, तो उनका अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट के बारे में संविधान के अंदर जिस भाग में बात की गई है तो वो भाग कौन सा है, तो याद रखेंगे भाग कौन सा है, 6 नंबर भाग है। और उसी भाग के अंदर अगर अध्याय की अपन बात करें तो अध्याय कौन सा होगा, तो 5 होगा। अध्याय कौन सा होगा, 5 होगा। तो अध्याय 5 में और भाग 6 के अंदर हाई कोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया, यानी कि इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहां से तो कौन से कितने आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स आप सभी याद रखें, अनुच्छेद जो है इसके अंदर है, कितने अनुच्छेदों के अंदर हाईकोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो याद रखिए 214 से लेकर के 231 तक। कहां तक, 214 से लेकर के 231 तक हाईकोर्ट की क्या की गई है, बात की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बात करेंगे, पर आज हम हाईकोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान पॉलिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए अपन बात करें यहाँ से आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। तो यहाँ बात करें कि भारत के अंदर सबसे पहले हाईकोर्ट का जो गठन किया गया था वो कौन से राज्यों में किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए दोस्तों, 1862 के अंदर 1862 के अंदर 3 राज्यों के अंदर सबसे पहले हाईकोर्ट का गठन किया गया। उसके बाद में एक 1866 के अंदर हाईकोर्ट का गठन किया गया जिसका नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्लियर, तो वो कौन कौन से हाईकोर्ट है, तो याद रखिएगा पहला जो हाईकोर्ट उनके अंदर 1862 में जो 3 हाईकोर्ट बने उनमें से कोलकाता, ठीक है, बंबई और मद्रास, ये 3 हाईकोर्ट थे जो भारत के अंदर सबसे पहले बनाए गए। तो याद रखिएगा कब बने थे, तो याद रखिएगा मैं आपको एक एक चीज याद करवाने का प्रयास करूंगा कि सर्वप्रथम भारत के अंदर सबसे पहले सर्वप्रथम जो हाईकोर्ट बने, सर्वप्रथम हाईकोर्ट जो बने भारत के अंदर, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, अपने प्यारे भारत की बात कर रहा हूं। तो भारत के अंदर 3 राज्य, कितने राज्य, 3 राज्य। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद रखने के लिए रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बता देता हूं उसको। तो उसका नाम क्या है, कंबल याद रखें। क्या याद रखें, कंबल। तो कंबल से कौन कौन से हो जाएंगे, कैसे याद रखेंगे, कोलकाता, ठीक है, कौन सा हाईकोर्ट हो जाएगा, कोलकाता हाईकोर्ट। और मैं से याद रखें, इस मैं से मद्रास, मैं से क्या याद रखेंगे, मद्रास याद रखेंगे, ठीक है, और बै से याद रखेंगे बंबई, ठीक है, बंबई। तो ये 3 हाईकोर्ट जो थे जिनका गठन जो किया गया था या जिनकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1862 में, और ये भारत के पहले हाईकोर्ट थे। क्लियर है, जब और हाईकोर्ट नहीं बने थे तब इनका गठन हुआ था। तो कब हुआ था, याद रखिएगा 1862 के अंदर, 1862 के अंदर, 1862 के अंदर भारत के अंदर 3 हाईकोर्ट बने, जिनमें आपको याद रखना है, कंबल ट्रिक से याद रखना है, कैसे, कोलकाता, मैं से क्या हो गया, मद्रास हाईकोर्ट, और वैसे क्या हो गया, बंबई हाईकोर्ट। तो ये 3 हाईकोर्ट थे। क्लियर होगी बात, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, मैंने आपको अभी बताया 1866 के अंदर, 1866 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी बना था, पर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पहले वाले हैं, ये आपसे पूछ सकता है। क्लियर, चलिए अपन बात करते हैं, अब एक एक आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, शॉर्ट करवाऊंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे बचें। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं। हमने बताया कि सबसे पहले आर्टिकल कहां से स्टार्ट होते हैं, 214 से 231 तक है। तो ये बात करते हैं 214 आर्टिकल की, और एक बात करता हूं मैं 231 की। 2 आर्टिकल एक साथ पढ़ते हैं अपन, 214 और 231। देखिए दोस्तों, यहां पर 214 जो आर्टिकल है वो साफ बोलता है, साफ शब्दों में इसमें लिखा गया है कि भारत का एक हाईकोर्ट होगा। भारत के अंदर क्या होगा, प्रत्येक राज्य में, ठीक है, हर जो स्टेट है, प्रत्येक जो स्टेट है उसके अंदर एक हाई कोर्ट होगा। तो याद रखिएगा कि 214 में क्या बात की गई है, तो 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे ही आपको लिखना है, थ्योरी से बचना आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लिखने से बचना है।
तो प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, एक क्या होगा में हाई कोर्ट होगा। ये बात की गई है आर्टिकल 214 के अंदर, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ये बात किसके अंदर की गई है, ये बात की गई है किसके अंदर है, 214 के अंदर। क्लियर है। तो यहां से आपको पता चल गया कि आर्टिकल 214 में साफ लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। क्लियर। अब यहां से अपन अगर देखें तो 231 क्या बोलता है कि 231 आर्टिकल में ये प्रोविजन किया गया कि 2 से अधिक राज्य या फिर जो यूटी है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, उनका भी एक संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, और यूटी जो है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनका मिलाकर के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्य, 231 में बात की गई है 2 या 2 से अधिक राज्य, अधिक क्या राज्य, और प्लस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का क्या होगा, एक संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है, संयुक्त हाई कोर्ट होगा। ये बात किस में की गई है, आर्टिकल 231 में की गई है। ठीक है, तो ये समझ आ गया सभी को। तो ये अधिकार किसको है कि 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर यूटी का एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये बात की जरूर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, या तो 2 से ज्यादा राज्य होंगे, या फिर उन राज्यों के साथ में एक यूटी को भी जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यूटी को राज्यों को जोड़कर भी एक संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। ऐसे नहीं है कि यूटी को जोड़ा गया, खाली यूटी का ही बढ़ा दिया गया है ना, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 राज्य जोड़ दिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर 2 राज्य जोड़ दिए और एक यूटी शामिल कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, राज्य भी आ गए, उसके अंदर यूटी भी आ गया, और उसका कंबाइन एक हाई कोर्ट बना दिया। यहां बात की गई है 231 में कि 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर यूटी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उनका एक संयुक्त हाई कोर्ट होगा। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। तो ये बात की गई है, और ये अधिकार किसको है, तो ध्यान रखिए, ये संसद को अधिकार है। ऐसा करना अधिकार किसको है, संसद जो है, संसद द्वारा जो है वो क्या कानून बना करके 2 या 2 से अधिक जो राज्य है या यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका एक संयुक्त हाईकोर्ट बनाया जाएगा। और 214 में साफ बताया गया है कि एक राज्य का एक हाईकोर्ट तो होगा ही होगा। ये बात की गई है। क्लियर बात सभी को। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। तो ये देख लीजिए, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। भाग 6 में अध्याय 5 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 214 से 231 में बात की गई है। सर्वप्रथम हाईकोर्ट भारत के अंदर बने कोलकाता, बंबई और मद्रास के अंदर, जिसका गठन 1862 में किया गया। और ट्रिक आप जानते हो, कंबल से याद रखिए, एल को साइलेंट कर दीजिए। ठीक है, 214 के अंदर प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, और 231 में 2 से ज्यादा राज्य है या फिर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका एक संयुक्त हाईकोर्ट है, संसद के द्वारा कानून बनाकर या विधि बना करके बनाया जा सकता है। क्लियर। चलिए, तो आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, यूटी कौन से 2 से ज्यादा राज्यों के, अब मेरी इस बात ये ध्यान से सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्य जो है उनका एक हाईकोर्ट होगा। ऐसे 6 राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं जिनके अंदर एक हाईकोर्ट है, जिसके अंदर राज्यों को 2 से ज्यादा राज्यों को शामिल किया गया, यूटी भी शामिल किया गया। तो उनकी बात अपन वीडियो के लास्ट में करेंगे। ठीक है, मैं आपको ट्रिक के थ्रू उनमें समझाऊंगा। एक बार अपन आर्टिकल पढ़ लेते हैं। तो 214 और 231 जो आर्टिकल है, उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं अपन 200 कितना पढ़ लिया आपने, 14 तक ना, क्योंकि 231 को तो इसके साथ ऐसे पढ़ाया था क्योंकि उसमें संयुक्त की बात की गई थी, दोनों एक साथ याद रह जाएंगे, इसलिए बताया गया था। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं 215 की। आर्टिकल 215, एक आर्टिकल 215 पढ़ेंगे और एक आर्टिकल पढ़ेंगे 216, और एक और आर्टिकल की बात कर लेता हूं मैं, 217। 217 आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, आर्टिकल है, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 215 में लिखा गया है कि हाईकोर्ट क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। अब इसका मतलब क्या था, अभी बताऊंगा मैं आपको। 215 में बोला गया है कि जो हाईकोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि हाईकोर्ट के अंदर जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय है, वो लिखित में रखे जाएंगे, और उन निर्णयों का अधीनस्थ जो है, जो इनके हाईकोर्ट के नीचे स्तर के जो न्यायालय, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है ना, यानी कि जिला न्यायालय जो है, यानी कि उसके अधीनस्थ, उसके नीचे के जो हाईकोर्ट है, वो उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होंगे। क्लियर है, उनके निर्णयों के आधार पर वो कर सकते हैं। अगर उनके निर्णयों की अवहेलना की जाती है, अगर उनके निर्णयों का पालना नहीं की जाती है, तो उसके लिए आर्थिक और दंड दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो सजा का भी प्रावधान है, ये बात की गई है। तो यानी कि 215 में साफ बोला गया है कि हाईकोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि इसके जो नियम जो है या जजमेंट जो है, इनको लिखित में रखे जाएंगे, और वो अधीनस्थ जो नीचे के जो कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो इनको मानने के लिए बाध्य होंगे। ये बात की गई आर्टिकल 215 के अंदर। ठीक है, ना मानने पर
पर, अवमानना पर, यानी कि नहीं मानने पर इनको क्या है, सजा का प्रावधान भी किया जाएगा अगर हाईकोर्ट की बात नहीं मानते, इनके निर्णय को नहीं माना जाता है तो। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय हो गया, यानी कि इसके निर्णय को लिखित रखा जाएगा जो नीचे को जो न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है उनके लिए। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं 216 के अंदर बात किसकी की गई है, तो याद रखिए गठन की बात की गई है। गठन का मतलब एक तरीके से अपन मान सकते हैं संरचना। देखिए हाईकोर्ट के अंदर कितने जज होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, ठीक है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो एक होता है, ये आप सभी को पता है, पर उसके नीचे और न्यायाधीश कितने होंगे, तो इसकी बात की गई है। ये बात करता है आर्टिकल 216, और ये बात की गई है कि हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या का जो निर्धारण है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि हाईकोर्ट के अंदर इतने न्यायाधीश होंगे। तो फिर इनकी संख्या का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, तो याद रखिए राष्ट्रपति जो है वो जैसे जैसे जरूरत होगी, समय समय पर जैसे जैसे जरूरत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी संख्याओं को क्या करता रहता है, कम ज्यादा करता रहता है। तो याद रखिए राष्ट्रपति जी के पास ऐसी पावर है कि वो हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश है उनकी संख्याओं का समय समय पर क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे कि हाईकोर्ट के अंदर इतने न्यायाधीश होने चाहिए। क्लियर है। अब राजस्थान हाईकोर्ट की अपन बात करें तो हमारे हाईकोर्ट के अंदर 50 न्यायाधीश हैं, 50 न्यायाधीश स्वीकृत है कि 50 न्यायाधीश तक हो सकते हैं, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा, परंतु अब वर्तमान के अंदर 34 के आसपास है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है। तो अपन बात करें तो इसकी संख्या की बात की गई है, इसमें गठन की बात की गई है, यानी कि संख्या की बात की गई है, संख्या, और इस संख्या का जो निर्धारण जो है वो कौन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, संख्या का जो निर्धारण है वो करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। समय समय पर अगर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है कि हाईकोर्ट के अंदर काम ज़्यादा बढ़ गया या फिर किसी भी कारण से देख लीजिए, तो समय समय पर क्या है उनकी संख्याओं का निर्धारण की इतनी संख्या होनी चाहिए। अगर मान लो आज राजस्थान हाईकोर्ट में 50 है, हालांकि पूरे पद भरे हुए नहीं है, पर हो सकता है कि इन फ्यूचर 50 पद भर जाएं और फिर भी कार्यों का अच्छी तरीके से निपटारा नहीं हो रहा है या फिर सही तरीके से कार्यों का संचालन नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर है कि राज्यों के अंदर हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश है उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल बताता है 216 के अंदर, ये राष्ट्रपति जी के पास क्या है, पावर है। क्लियर। अब बात करें 216 के अंदर, तो 216 के अंदर बात की गई है इनकी नियुक्ति की। अभी मैं एक बात बताता हूं आपको, नियुक्ति। अब नियुक्ति 217(1) में कहा गया है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं 217(1). तो 217(1) के अंदर क्या बात की गई है, नियुक्ति की बात की है, और इसमें लिखा गया है कि जो हाईकोर्ट जो है उसके जो मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखिए चीफ जस्टिस जो है उसकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। चीफ जस्टिस का मतलब मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति सीधे ही नियुक्ति कर सकते हैं, नहीं। भारत के जो भी उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, उनकी सलाह से करेंगे। तो याद रखिए ये राष्ट्रपति महोदय सलाह किसकी लेंगे, तो सलाह लेंगे किसकी, सलाह, ठीक है, किसकी परामर्श लेंगे, और तो याद रखिएगा सलाह लेंगे सुप्रीम कोर्ट के CJI की। CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति जो है, उनकी सलाह से ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, तो क्या दूसरे जो अन्य जो और भी तो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो फिर उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक बात और बता देता हूं, ठीक है, और किसकी सलाह लेंगे, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, और उस राज्य के, संबंधित राज्य के या उस राज्य के गवर्नर से भी पूछा जाएगा, उस राज्य के राज्यपाल से भी क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, राज्यपाल से। क्लियर है बात सभी को। तो दो आदमियों की जरूरत पड़ेगी, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा, और एक जिस राज्य के अंदर, जिस राज्य के हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है उसके गवर्नर जो है, उसका जो राज्यपाल है, उससे भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये बात करनी है इसके अंदर। अब अगर बात करें यहां से, तो अन्य न्यायाधीश है, और भी न्यायाधीश है, तो याद रखिएगा अन्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखिएगा उनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति की बात कर रहा हूं, 217(1) की बात, 217(1) आर्टिकल की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो क्या अब राष्ट्रपति करेंगे सीधे, नहीं, इसके अंदर वही बात है जैसे इसमें लिखा गया था। तो इसके अंदर परामर्श किसकी पड़ेगी, तो याद रखिएगा एक तो CJI की पड़ेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय जो है, उसका मुख्य न्यायाधीश, प्लस में उस राज्य का गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, और प्लस में किसकी जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा किसकी जरूरत पड़ेगी, हाई कोर्ट का जो CJ है, हाई कोर्ट का CJ।
हाई कोर्ट का सीधे का मतलब है कि अब क्या है, पहले किसकी नियुक्ति की गई है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी, तो उस हाई कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी थोड़ा पूछा जाएगा कि क्या इस व्यक्ति को आपके हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के पोस्ट पर नियुक्त किया जाए या नहीं। ठीक है ना। तो अब 3 लोगों की बात आ गई, किसकी, एक तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा, राज्यपाल से भी पूछा जाएगा, जैसे अपन किस में बात कर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश में बात कर रहे थे, पर एक और बढ़ गया, कौन है कि हाई कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे भी विचार विमर्श करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो एक बार वापस मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि 215 के अंदर बताया कि एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, यानी कि इसके जो निर्णय जो है उनको सुरक्षित रखा जाएगा, किसके लिए, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अगर अवमानना होता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, 216 के अंदर गठन की बात की गई है, संख्या की बात की गई है कि इसके अंदर जो संख्या का निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति समय समय पर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे करते रहेंगे। 217 के अंदर बात की गई नियुक्ति की, 217 एक में लिखा गया है नियुक्ति के अंदर क्या है, नियुक्ति जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, सलाह किसकी लेंगे, उस राज्य के राज्यपाल की और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसका देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बात सभी को। अब यहां से एक और बात करूं पदावधि की। ठीक है, तो एक बार यहां से मैं आपको रफ कर देता हूं ना, इधर वाली साइड से रफ कर देता हूं, क्योंकि ये 2 आर्टिकल तो आपको पता चल गए, 215 और 216। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं पदावधि की, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है ना, तो ये एक साथ आएगा नहीं। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं पदावधि की, यहां लिख देता हूं। इसी के अंतर्गत बात करें पदावधि, पदावधि का मतलब है कि इसकी जो हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश जो है उनकी आयु कितनी रहेगी। तो इनके अंदर वैसे कोई दिया हुआ नहीं है कि 5 साल तक रहेंगे, 3 साल तक रहेंगे, 4 साल तक रहेंगे, बस केवल उम्र का जिक्र किया गया है। और वो उम्र कितनी है तो याद रखिए 62 वर्ष। कितनी वर्ष है कि 62 वर्ष तक है, चाहे वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश हो, उनके लिए उम्र कितनी बताइए, 62 साल है। ठीक है, अब आपको ये है कि गठन के समय क्या 62 वर्ष थी, नहीं, ये थी 60 वर्ष। पहले क्या थी, 60 वर्ष थी, पर 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 में, यानी कि कब, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 15वां संविधान संशोधन 1963 में 60 से क्या कर दिया गया, 60 से 62 वर्ष कर दी गई। 60 से क्या कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के आधार पर, 15वें संविधान संशोधन के आधार पर हाईकोर्ट के अंदर जो आयु जो है न्यायाधीशों की वो कर दी गई 60 से 62 कर दी गई। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पदावधि कहां तक रहेगी, इनकी आयु 62 साल तक रहेंगे, तो 62 साल के बाद में ये रिटायरमेंट हो जाएंगे। क्लियर है। अब पदावधि के बारे में देखने के बाद में आपने देखना है यहाँ पर त्याग पत्र, यहाँ लिख रहा हूं मैं त्याग पत्र। त्याग पत्र किसे देंगे, जो इनको नियुक्त करेगा उसी को देंगे। तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र क्या देंगे, लिखित में प्रमाण देकर के अपने पद से त्याग कर सकते हैं। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे, तो सीधा याद रखना है राष्ट्रपति को। ठीक है, अब अगर बात करें हटाने की, तो हटाएगा कौन इनको, तो हटाएंगे भी कौन, राष्ट्रपति ही हटाएंगे। कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे। तो क्या राष्ट्रपति सीधे हटा सकते हैं, नहीं, राष्ट्रपति सीधे नहीं हटा सकते हैं। इनको हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हटाए जाते हैं उसी प्रक्रिया से हटाए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपको पता है कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया से। तो कौन सी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया कब लागू होगी, कब लागू की जा सकती है, तो इसके लिए आधार है, ध्यान से सुनिएगा। आधार कौन कौन से हैं, तो एक तो है कदाचार, सिद्ध कदाचार, यानी कि अगर किसी न्यायाधीश के प्रति कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है तो हटा सकते हैं, या फिर अक्षमता, काम करने में अगर अक्षम है, समर्थ नहीं है, तो उनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगा करके संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करवा करके राष्ट्रपति की मंजूरी से फिर क्या कर सकते हैं, इनको हटाया जा सकता है। इनकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा आगे थोड़ी सी देर बाद में। ठीक है, थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, हटाएंगे कैसे, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्लियर है, किस आधार पर, सिद्ध कदाचार और असमता के आधार पर हटाया जा सकता है। क्लियर है। अब बात करें, मैं महाभियोग की प्रक्रिया बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है ना, इसके बाद में स्लाइड के बाद में। अब 217(2) के अंदर क्या बात की गई है, तो 217(2) जो है इसके अंदर बात की गई है इसकी योग्यता की। इनकी योग्यता क्या है, 217 ही चल रहा है एक बार, है ना। तो आपसे चाहे नियुक्ति पूछे, चाहे आपको पदावधि पूछे, चाहे आपको हटाने की बात पूछे, चाहे आपको त्यागपत्र की बात पूछे, या फिर आपको योग्यता की बात पूछे, सभी का आंसर होगा आर्टिकल 217। ठीक है, योग्यता में क्या होगा, सबसे पहली बात वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होगा, नागरिक होगा, उसी व्यक्ति को ही न्यायाधीश बनाया जा सकता है।
दूसरी बात यह है कि किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में याद रखिए 10 वर्ष तक है, कितने साल तक है, 10 साल तक क्या होना चाहिए, न्यायिक पद पर होना चाहिए। राज्य में लिखी, किसी राज्य में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, न्यायाधीश पद पर हो। ठीक है, अपन किसी भी राज्य के अंदर 10 वर्ष तक क्या होगा, न्यायाधीश के पद पर होगा, तभी क्या है, उसको न्यायाधीश बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, तीसरी बात है, तो क्या करें, हाईकोर्ट के अंदर या 2 से ज्यादा न्यायालयों के अंदर। ठीक है, 2 से अधिक राज्यों में लगातार। ठीक है, 2 से अधिक राज्य के जो कोर्ट जो है, हाईकोर्ट जो है, राज्यों में 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक वकील रहा हो, क्या रहा हो, वकील के पद पर रहा हो, यानी कि वकालत करता हो, वकील पद पर हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 3 योग्यता है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, या दूसरी बात है किसी भी राज्य के अंदर 10 साल तक वो न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, और तीसरी बात है अगर न्यायाधीश के पद पर नहीं है तो किसी हाईकोर्ट के अंदर या 2 से अधिक राज्यों के अंदर लगातार कंटिन्यू 10 साल तक वकील रहना चाहिए। तो यहां पर अगर आप लिखें लगातार, भी आप याद रखें, 2 से अधिक राज्यों में लगातार कंटिन्यू 10 साल तक क्या रहना चाहिए, वकील रहेगा, अधिवक्ता रहेगा, तभी उसको क्या बनाया जा सकता है, न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर है, एक बार दोबारा से देखिए इसको, उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आर्टिकल 217 के अंदर बात की गई नियुक्ति की, जिसमें 217(1) में कहा गया है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, किसके बात करेंगे, वो अन्य न्यायाधीश या फिर जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। बता दिया मैंने आपको। पदावधि की बात करें तो 62 है, पहले 60 थी, 15वें संविधान संशोधन से 62 कर दिया गया, 60 से 62 कर दिया गया। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, हटाएंगे भी राष्ट्रपति, और किसके आधार पर, तो महाभियोग प्रक्रिया चलेगी, और किस आधार पर चलेगी, सिद्ध कदाचार या फिर असमता के आधार पर चलाई जाएगी। यानी कि कदाचार का मतलब अगर उनका आचरण सही नहीं है, ठीक है, और या फिर असम है, कार्य करने में असक्षम है, तो भी इन पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, अब किसी सदन का मतलब चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है, योग्यता बताई गई है, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी राज्य में 10 साल तक न्यायाधीश का पद धारण किया होना चाहिए, या फिर किसी हाईकोर्ट के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्यों में 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, वकील या वकालत करता हुआ होना चाहिए लगातार। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। एक पॉइंट और है, यहां लिखूं क्या, चलो यहां लिख देता हूं, है ना, कहीं जगह बची है तो यहां लिख देता हूं। चलो 217(3) की बात करता हूं। तो यहां बात की गई आयु संबंधी विवाद, आयु संबंधित विवाद। अगर किसी भी न्यायाधीश के संबंध में उसकी आयु को लेकर कोई भी विवाद छिड़ गया है, आयु संबंधी विवाद छिड़ गया है, तो याद रखिए उसका निपटारा भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति ये डिसाइड करेंगे। अगर आयु से संबंधित कहीं पर भी विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को लेकर के, तो उसके विवाद का जो निपटारा है वो राष्ट्रपति करेंगे। और किसकी सलाह से करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। तो ये बात की गई 217 पूरा कंप्लीट आपके पास आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है। नियुक्ति की बात कर ली, पदावधि की बात कर ली, यहाँ त्यागपत्र की बात कर ली, हटाना राष्ट्रपति हटाएंगे पर महाभियोग प्रक्रिया से हटाएंगे, और 217 में योग्यता भी देख ली, और 217(3) के अंदर आयु संबंधी विवाद भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निपटाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 218 की। ठीक है, 218 में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 218 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो नियम जो है या कुछ उपबंध जो है वो हाई कोर्ट पर भी बाध्य होंगे, हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। तो आपको इतना ज्यादा डीपली जाना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, तो आपको पता तो होना चाहिए, ना पूछा जाए तो भी पता होना चाहिए, है ना। अपने को एक एक तैयारी, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको आपके सामने बता देता हूँ। 218 की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद में बात कर लेता हूँ 219 की, और फिर बात कर लेते हैं अपन 220 की। ये तीनों एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, 218 में कहा गया है कि हाईकोर्ट के जो कुछ उपबंध जो हैं, कुछ जो नियम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ नियम है या उपबंध जो हैं, निर्देश जो हैं, वो हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। तो ये बात की गई है 218 में। तो मैं लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होंगे, कुछ उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होंगे।
ये बात की गई आर्टिकल 218 में। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। अब देखिए यहां पर 219 के अंदर क्या बात की गई है। 219 में बात की गई है शपथ की। शपथ की कौन दिलाएगा? ठीक है, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है उनको शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिए नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, हटा भी राष्ट्रपति सकते हैं, पर जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? उस राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल, जिस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है उसी राज्य के जो राज्यपाल जो है वो इनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो ये कौन सी शपथ जो है वो कौन सी अनुसूची के अकॉर्डिंग? तो थर्ड अनुसूची संविधान के अंदर जो तीसरी अनुसूची के अंदर जो वर्णित जो शपथ है वो क्या लेंगे? ये न्यायाधीश क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो तीसरी अनुसूची के आधार पर क्या लेंगे? शपथ लेंगे। अब बात लेंगे शपथ क्या किसकी लेंगे? तो याद रखिए संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे, कि संविधान को सर्वोपरि मानते हुए संविधान के प्रति निष्ठा, यानी कि संविधान को ही सर्वोपरि मान करके यह शपथ लेंगे। किसी भी राज्य सरकार के, किसी मंत्री के या फिर किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के ये निर्णय नहीं लेंगे, केवल कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले सुनाएंगे। इसलिए संविधान के प्रति निष्ठा की, उसके प्रति समर्पण की शपथ लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं शपथ कौन दिलाएगा। तो याद रखिएगा राज्यपाल दिलाते हैं। क्लियर है? अब बात यह रही कि आपको अभी मैंने बताया आर्टिकल 200 किसके अंदर? 31 में, कि 2 से ज्यादा राज्यों के या फिर उनके साथ यूटी का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो उस हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश है उनको शपथ फिर कौन दिलाता है ना? ये अजीब सी बात कि मान लो 2 राज्य हैं, 2 राज्य का एक हाईकोर्ट बना दिया। ठीक है, किसी भी राज्य का, जैसे मान लो अपन बात करें किसी भी राज्य का, मान लो जैसे झारखंड मान लो या फिर कोई इधर से महाराष्ट्र मान लो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 2 राज्य हैं और इनका एक हाईकोर्ट बना दिया जाए। तो अब आप बात ये रहती है कि उन दोनों का एक संयुक्त हाईकोर्ट है, तो फिर उसके अंदर जो न्यायाधीश नियुक्त करेंगे, उन दोनों का एक हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट में अगर न्यायाधीश नियुक्त करेंगे तो उस न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? बहुत बड़ी बात है। तो याद रखना उसके अंदर शपथ कौन दिलाएगा? तो जिस राज्य के अंदर हाईकोर्ट है, क्योंकि दोनों राज्यों में तो हाईकोर्ट हो नहीं सकता, तो उन दोनों में से किसी एक राज्य में हाईकोर्ट बनाना पड़ेगा। ऐसा था नहीं आज 10 दिन तक तो इधर हाईकोर्ट रख लेते हैं, 10 दिन उधर हाईकोर्ट रख लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों राज्यों का संयुक्त है। इसका मतलब किसी एक राज्य में हाईकोर्ट बनाया जाएगा और उन दोनों राज्यों के कार्य उसी हाईकोर्ट में होंगे। तो क्या होगा? जिस राज्य के अंदर हाईकोर्ट है उसी राज्य का राज्यपाल क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। दूसरे वाले राज्य का राज्यपाल शपथ नहीं दिलाएगा। जिस राज्य के अंदर हाईकोर्ट है, मेन पीठ जो जहां पर है, वहां के राज्य का राज्यपाल ही उनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। ये थोड़ी सी आपको बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पर आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 220 के अंदर क्या बात की गई है? तो ध्यान से सुनना। विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध बताया गया है। अभी बताऊंगा मैं ये क्या होता है। विधि व्यवसाय पर बैन है, प्रतिबंध। किसके लिए? न्यायाधीशों के लिए, जो न्यायाधीश है उनके लिए। अब इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो उस राज्य के अंदर कहीं भी वकील या वकालत का पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी न्यायालय के खिलाफ वो क्या नहीं कर सकता? पैरवी नहीं कर सकता है। मतलब साफ है कि विधि व्यवसाय पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर मान लो राजस्थान हाईकोर्ट है और राजस्थान हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश मान लो रिटायर हो गया, एग्जाम्पल बताता हूं, रिटायर हो गया, तो वो न्यायाधीश जो रिटायर हुआ है ना, वो उसी राज्य के राजस्थान वाले हाईकोर्ट के अंदर क्या है? पैरवी नहीं कर सकता। ठीक है ना, वकील बन के किसी भी मुद्दे पर पैरवी नहीं कर सकेगा। तो अगर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ही अगर वो पैरवी नहीं कर सकता, तो क्या वो नीचे के अधीनस्थ जो न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, उनके अंदर पैरवी कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाई साहब जब वो न्यायाधीश जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बन गया, तो वो जिला न्यायाधीश जो वो नीचे के जो न्यायाधीश है उनके अंदर तो पैरवी कर ही क्यों सकेगा? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हाईकोर्ट लेवल का है। ठीक है ना, तो हाईकोर्ट लेवल का न्यायाधीश है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का न्यायाधीश है, इनमें फर्क है। तो वो नीचे के न्यायाधीशों में तो कभी भी सुनवाई नहीं कर सकेगा, कभी भी वकील वकालत कर ही नहीं सकेगा। जब वो खुद के हाईकोर्ट में जब वकालत नहीं कर सकता, तो नीचे वाले में कर ही नहीं सकेगा, तो फिर कहां कर सकता है? तो याद रखिए उसको छूट दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य के हाईकोर्ट में वकालत कर सकता है, हाईकोर्ट में वकालत कर सकेगा, कर सकता है। ये ध्यान रखें, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है,
सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है या फिर किसी दूसरे राज्य के अंदर जाकर के किसी हाई कोर्ट के अंदर वकालत कर सकता है, पर उस राज्य के अंदर वो किसी भी विधि व्यवसाय के लिए योग्य नहीं है। विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है कि उस राज्य के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर वो वकालत नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या किसी दूसरे राज्य के अंदर वकालत कर सकता है, ये बात की आर्टिकल 220 के अंदर। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? तो ध्यान से सुनिएगा, 218 के अंदर हाई सुप्रीम कोर्ट के जो भी कुछ जो उपबंध जो है वो हाई कोर्ट पर लागू होंगे। 219 के अंदर शपथ की बात की गई, राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, संविधान की 3री अनुसूची के आधार पर शपथ लेंगे और किसकी लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। और 220 में बताया गया विधि संबंधी प्रतिबंध जो है, विधि व्यवसाय संबंधी, उन पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 221 में बात की गई है वेतन भत्तों की। वेतन भत्ते या सेवा शर्तें। ठीक है, तो वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की बात की गई है। तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद जो है वो नियम बनाकर या विधि द्वारा, ठीक है, इनका वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद जो है वो विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा, कानून द्वारा इनके वेतन भत्तों का क्या करती है? निर्धारण करती है। क्लियर है? समझ आ गई बात है? ठीक है, अब अगर बात करें संसद अगर किसी टाइम मान लो इनके वेतन भत्तों का अगर निर्धारण नहीं कर पाती है तो संविधान की 2री अनुसूची के आधार पर इनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे जो उल्लेखित है। क्लियर है? ये आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अब बात करें इनके वेतन भत्तों में पदावधि के दौरान, पदावधि के दौरान का मतलब है कि जब इन्होंने पद ग्रहण कर लिया तब उनमें अलाभकारी परिवर्तन होगा। वेतन भत्तों में क्या होगा? अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इनके वेतन भत्तों में इनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, नहीं होगा। क्लियर है? ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि पद के दौरान इनके ना तो रुपए पैसों में कमी की जा सकती है, ना इनको जो सेवा शर्तें मिल रही है और इनको सुविधाएं जो मिल रही है उनके अंदर कटौती की जा सकती है। तो कब की जा सकती है? याद रखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 360 के अंदर। 360 में किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। तो 360(4) में लिखा गया है कि वित्तीय आपातकाल के समय वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। आपातकाल में कटौती संभव है, ये ध्यान रखिएगा। और ना तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके वेतन भत्तों में कटौती होगी, ना राष्ट्रपति शासन के दौरान वेतन भत्तों में कटौती होगी, क्योंकि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है और आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और 360 के अंदर किसकी बात की गई है? वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो वित्तीय आपातकाल भारत के अंदर तो अभी हमारे राजस्थान के अंदर तो कभी लगा नहीं है। ठीक है ना? तो वित्तीय आपातकाल अभी भारत के अंदर भी नहीं लगा है, भारत के अंदर लगा ही नहीं है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अगर लगता है तो आर्टिकल 360(4) में बताया गया, खंड 4 में बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन भत्तों में कटौती संभव है या की जा सकती है। चलिए बात करें, अगर वेतन की बात करें तो वेतन की अगर बात करूं तो सीजे जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है हाईकोर्ट का, उसको कितनी मिलेगी और अन्य जो न्यायाधीश है उनको कितनी मिलेगी? जस्टिस। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश को सैलरी मिलती है 2,50,000, 2,50,000 यानी कि 2.50 लाख। ठीक है, और ये जो न्यायाधीश है इनको मिलती है 2,25,000, 2,25 और इनको मिलती है 2,50। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बात हो गई, समझ आ गई बात सभी को? 221 में वेतन भत्तों की बात की गई है। वेतन भत्ते पदावधि के दौरान इनको अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इनकी कटौती नहीं की जाएगी। केवल वित्तीय आपातकाल 360(4) के अंदर वित्तीय आपातकाल लगेगा तो ही इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। आर्टिकल 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल की बात करता है और उसी के अंदर खंड 4 बनाया गया जिसमें बताया गया कि इनके वेतन भत्तों में कटौती, न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के समय। रुपए कितने मिलेंगे? तो याद रखिए 2.50 लाख मुख्य न्यायाधीश को और उससे 25 लाख कम मिलेंगे, यानी कि 25,000 कम मिलेंगे, यानी कि 2.25 लाख रुपए किसको मिलेंगे? अन्य न्यायाधीश को। ठीक है, अब अपन बात करें यहां से, तो वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे? तो याद रखिए राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, यानी कि जिस राज्य के अंदर ये न्यायाधीश के पद पर है वहां पर उस राज्य की संचित निधि से इनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो क्या रिटायर होने के बाद में उसको पेंशन कौन देगा? तो पेंशन देंगे भारत की संचित निधि से। क्यों भारत की संचित निधि से क्यों देते हैं? क्योंकि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। कभी वो किसी राज्य के न्यायाधीश बन जाते हैं, कभी वो किसी राज्य के न्यायाधीश बन जाते हैं। तो अगर मान लो राजस्थान का कोई न्यायाधीश है और अगर मान लो वो कोई झारखंड या बिहार का न्यायाधीश बन गया, तो क्या जब वो रिटायर होगा, पेंशन जब आएगी इसकी, जब तक हमारे राज्य के अंदर हमारा राज्य का उसको क्या देंगे? वेतन भत्ते देगा। ठीक है, वेतन हमारे राज्य से मिलेंगे। जब वो झारखंड के राज्य में चले गए तो झारखंड के राज्य में वेतन मिलेंगे। और जब रिटायर ही हो गया तो ना तो झारखंड वाले देंगे
और ना ही राजस्थान वाले देंगे, क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो गया उनका। तब वेतन भत्ते का रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन जो मिलती है वो पेंशन मिलती है, याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से। पेंशन कहां से मिलेगी? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, ये ध्यान रखिएगा। तो पेंशन कहां से मिलेगी? भारत की संचित निधि से। और जब वो पद पर है तब उस टाइम जिस राज्य के अंदर न्यायाधीश है उस राज्य का संचित निधि से इनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। क्लियर है बात सभी को? आर्टिकल 218 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाईकोर्ट पर लागू होंगे। 219 में शपथ की बात की गई है। 220 में कोई भी जो न्यायाधीश है, रिटायर्ड जो न्यायाधीश है, वो उस राज्य के अंदर क्या नहीं कर सकेगा? विधि संबंधी व्यवसाय यानी कि वकालत नहीं कर सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य जो उनके हाईकोर्ट है उनके अंदर वकालत कर सकता है, ये बात की गई। 221 में वेतन भत्ते की बात की गई है। वेतन भत्ते आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है, ठीक है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चले आगे, चलिए अब बात कर लेते हैं 222 की। देखिए 222 जो आर्टिकल है इसके अंदर क्या लिखा गया है? 222 नंबर आर्टिकल, इसके अंदर बात की गई है स्थानांतरण की, ट्रांसफर की, कि किसी भी न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो बात की गई है 222 के अंदर। किसमें बात की गई है? तो ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 222 के अंदर बात की गई है ट्रांसफर की, स्थानांतरण की। स्थानांतरण किसकी? न्यायाधीशों की। ट्रांसफर की बात की। क्या स्थानांतरण कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करेंगे? तो सलाह वही बात है, सलाह लेंगे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, सीजेआई, ठीक है? शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ के बारे में एक याद रखना, शपथ हमेशा राज्यपाल दिलाएंगे और बाकी सारे काम राष्ट्रपति करेंगे। शपथ या राज्यपाल नहीं है पद पर तो या राज्यपाल दिलाएंगे या फिर राज्यपाल के द्वारा कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसको राज्यपाल नियुक्त करेंगे कि ये व्यक्ति शपथ दिला सकता है तो उसको शपथ दिला देगा। जरूरी नहीं है राज्यपाल ही दिलाए, पर राज्यपाल अगर किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर दें, नियुक्त कर देंगे कि ये व्यक्ति शपथ दिलाएगा तो वो भी शपथ उनको दिला सकता है, पर डिपेंड करता है राज्यपाल की परामर्श होगी। क्लियर है? तो 222 के अंदर बात की गई है स्थानांतरण की, ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति ही ट्रांसफर करेंगे सीजीआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी सलाह से, ठीक है? तो ये स्थानांतरण की बात हो गई। नेक्स्ट बात करें 223 के अंदर, 223 में यहां बात की गई है कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश। तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेंगे? तो याद रखिए, राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि जब किसी भी हाईकोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश जो है, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सीजे, ठीक है, अगर मान लो किसी भी राज्य के अंदर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय जो है उनके पास ये पावर है कि उस हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को उनके कर्तव्यों का, मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो ये किसके पास पावर है? तो याद रखें, राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है। 24 की, तो 224 में क्या बात की गई है? तो ध्यान से सुनिए, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की है। और ये नियुक्ति भी कौन करेंगे? तो याद रखिए, राष्ट्रपति ही करेंगे, राष्ट्रपति। अपर न्यायाधीश का मतलब है दूसरे न्यायाधीश, यानी कि जब किसी भी हाईकोर्ट के अंदर कार्यों का, अगर कार्य बढ़ जाते हैं, कामकाज बढ़ जाते हैं हाईकोर्ट के अंदर, और उस हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं वो सभी कार्यों को सुचारू रूप से या फिर सही तरीके से या पूरे तरीके से उन कार्यों का निपटारा नहीं कर पाते, काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है? तो उस टाइम क्या है, राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे? किसी भी न्यायिक पद, जो न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को हाईकोर्ट के अंदर क्या करेंगे? न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। और ऐसा न्यायाधीश जो है वो कितने साल तक रहेगा? याद रखिएगा, उसकी सीमा जो है वो 2 वर्ष तक है। 2 वर्ष तक क्या कर सकते हैं? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अगर हाईकोर्ट के अंदर कार्य बढ़ चुके हैं, कार्य बहुत ज्यादा बर्डन, कार्यों का बर्डन ज्यादा बढ़ चुका है, तो उस टाइम राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे? 2 साल तक, 2 वर्ष तक, अधिकतम 2 साल तक किसी भी न्यायिक पद धारण करने योग्य व्यक्ति को या किसी न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं? उस हाईकोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। पर बात वही है, उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर भी वही सेवा शर्तें, वही पदावधि लागू होगी जो मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों पर लागू होती है। क्लियर है? इसके लिए भी 62 वर्षीय होगी। इसको भी जो वेतन भत्ते वगैरह जो भी दिए जा रहे हैं वो उसी के आधार पर, उनको राष्ट्रपति जिस आधार पर बताएंगे उस आधार पर इसको दिए जाएंगे। तो याद रखिए, 2 साल तक किसी अपर न्यायाधीश की दूसरे न्यायाधीश को हाईकोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर है बात सभी को? अब बात की गई 224 के अंदर है 224 कै भी जोड़ा गया, आर्टिकल 224 कै जोड़ा गया। उसमें यह बात की गई कि किसी भी रिटायर्ड, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है
मान लो किसी हाईकोर्ट से कोई सेवानिवृत्त हो गया, ठीक है ना, रिटायर हो गया, तो उसको भी नियुक्त करने का प्रावधान बताया गया है। 224 क में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी न्यायाधीश रिटायर हो चुका है, ठीक है, तो उस न्यायाधीश को भी हाईकोर्ट के अंदर जो बैठक होंगी, जो कार्य होंगे, उनके अंदर बैठक में भाग लेने का भी उनको क्या होगा, अधिकार होगा। तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है वो उनको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की सलाह से उनको नियुक्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको नियुक्त कौन कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश करेगा, और परामर्श किसकी लेंगे, राष्ट्रपति की परामर्श लेंगे। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल 224 में की गई है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 225 की। 225 में बात की गई है हाईकोर्ट की अधिकारिता की। 225 में बात की गई है हाईकोर्ट की अधिकारिता कि उसका अधिकार क्षेत्र या अधिकारिता कहां तक है। तो ये बात की गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आपको याद रखना है 225 में अधिकारिता की बात की गई है। अब आर्टिकल 226 के अंदर बात की गई है हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो हाईकोर्ट के पास क्या पावर है, रिट जारी कर सकता है। और कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी रिट है, तो पहली रिट याद रखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब साफ है, ध्यान से सुनिए। बंदी का मतलब जो बंदी बनाया गया है, प्रत्यक्षीकरण का उनको प्रत्यक्ष का मतलब उसको पेश किया जाए, सामने लाया जाए। यानी कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को हाईकोर्ट के सामने क्या किया या फिर न्यायालय के सामने क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। उसको गिरफ्तार करने का या बंदी बनाने का कारण बताया जाए। अगर कारण वैध है या कारण सही है तो उसको सजा दी जा सकती है, वरना उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात की गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। दूसरी बात की गई है परमादेश। परमादेश का मतलब साफ है यहाँ पर कि किसी भी लोक सेवक को क्या कर सकते हैं, लोक सेवक जो है, अधिकारी जो है, उसको क्या है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, आदेश दे सकता है। हम आदेश देते हैं, ऐसी प्रोसेस के द्वारा हाईकोर्ट उसको कार्यों का, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उसको आदेश दे सकता है। ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध जो है वो क्या है, तो ध्यान से सुनिए। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। तो हाईकोर्ट अपने नीचे को जो अधीनस्थ जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, ठीक है ना, जो हाईकोर्ट है उसके नीचे के जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, उनको हाईकोर्ट क्या कर सकता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के लिए मना कर सकता है, उनको रोक सकता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य नहीं करेंगे। ये कौन रोक सकता है, तो याद रखिए हाईकोर्ट। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रतिषेध। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं उसके बाद में। तो पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, और उसके बाद में है एक है उत्प्रेषणा। उत्प्रेषणा, उत्प्रेषणा का मतलब है अगर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई भी मामला, कोई भी लंबित मामला है, कई दिनों से चल रहा है, तो हाईकोर्ट उनको ये अधीनस्थ न्यायालय को ये कह सकता है कि वो न्यायालय जो है किसी वरिष्ठ न्यायालय के अंदर क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए या फिर वहां पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो ये बात की गई है उत्प्रेषणा के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके संबंध में देगा कि उसको जल्दी से जल्दी न्यायालय के सामने पेश किया जाए, और अगर वो कारण, उसका गिरफ्तार करने का कारण अगर वैध है तो उसको सजा दी जाएगी, वरना उसको छोड़ दिया जाए। परमादेश, किसी भी कर्मचारी को या लोक सेवक को ये कहा जाएगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरीके से करिए। प्रतिषेध का मतलब है किसी हाईकोर्ट के नीचे के जो न्यायालय है उनको ये कहा जाएगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं करेंगे। उत्प्रेषणा जो है इसके अंदर क्या है कि जो अधीनस्थ न्यायालय के अंदर जो भी लंबित मामले जो हैं वो कई दिनों से चल रहे हैं, उनका निपटारा नहीं हो रहा है, तो हाईकोर्ट ये गुजारिश कर सकता है कि उनको अपने वरिष्ठ न्यायालयों के अंदर उनको भेजें। ठीक है, अब बात करें लास्ट के अंदर, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया। एक है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब, परीक्षा मतलब पूछने से है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, ये उस व्यक्ति के लिए ये रिट जारी की जा सकती है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक पद पर, ऐसे सामाजिक पद पर कार्य कर रहा है जिसके लिए वो योग्य ही नहीं है, मतलब उसने ऐसा सामाजिक पद, कोई सोशल डिजिग्नेशन, सोशल पद जो है या सामाजिक पद धारण कर रखा है जिसके लिए वो योग्य ही नहीं है और उस पद पर बैठ करके कार्य कर रहा है, तो उसके लिए ये रिट जारी की जा सकती है। उसे पूछा जा सकता है कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं, आप इस पद के लिए योग्य हैं, तो उससे पूछा जाएगा। तो उससे संबंधित जो रिट जारी की जाएगी वो क्या है, अधिकार परीक्षा है। तो आपको मैंने बताया है 222 आर्टिकल बताया जिसके अंदर स्थानांतरण की बात की गई। हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश है उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। 223 के अंदर बात की गई है कार्यवाहक राष्ट्रपति की, कार्यवाहक न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की। और 224 के अंदर अपर न्यायाधीश, कोई भी दूसरे न्यायाधीश जो अगर हाईकोर्ट के अंदर कार्यों का बर्डन बढ़ जाता है तो किसी ऐसे न्यायाधीश को जो न्यायाधीश बनने के योग्य है तो उनको राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, उस हाईकोर्ट में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। 225 में हाईकोर्ट की अधिकारिता बताई गई है। 26 के अंदर रिट की बात की गई है, और रिट कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। क्लियर है, 27 की। ठीक है, अब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं बचे हैं, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं एक एक करके।
ठीक है ना। अब नॉर्मल से आपको लिखने हैं, लिख लो, क्या पता कहीं पूछ ही ले, ठीक है। तो 226 हो गया। उसके बाद में पर बात करें 227 की बात कर लेते हैं, और उसके बाद में 228 की बात कर लेते हैं, फिर 229 की बात कर लेते हैं, और फिर लास्ट जो है 230। और 231 में पहले ही बता चुका हूं, दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। 227 के अंदर बात की है हाईकोर्ट की अधीक्षण शक्ति। अधीक्षण शक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख, या रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। हाईकोर्ट की अधीक्षण शक्ति की बात की गई है, ठीक है। और 228 में बताया गया है कुछ मामलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरण, कुछ मामलों का हाईकोर्ट में अंतरण, यानी कि अंतरण का मतलब सीधा साफ है, मैं आपको अभी बता चुका हूं। अंतरण यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जो है उनके अंदर कोई भी मामला ऐसा चल रहा है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, संविधान से संबंधित है, या संविधान की व्याख्या करने से संबंधित है, तो उस हाईकोर्ट से ये क्या कर सकता है, या उस न्यायालय से अपने अंदर क्या कर सकता है, उस मामले को बुला सकता है या मंगवा सकता है, ये बात की गई है। तो कुछ मामले जो है जो अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर चल रहे हैं, ऐसे मामले जिनको संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो उनको ये अपने पास बुला सकते हैं। तो ये आर्टिकल 228 में बताया गया है। 29 में बताया गया है कि हाईकोर्ट के अंदर जो भी कर्मचारी है, हाईकोर्ट में कर्मचारी या सेवक जो है, सेवक परव्यय, ठीक है। हाईकोर्ट के अंदर क्या होंगे, न्यायाधीश के अलावा भी ऐसे कुछ क्या होंगे, कर्मचारी होंगे जो इनके कार्यों का संचालन करेंगे, ठीक है, उनको कार्यों को करने में इनकी मदद करेंगे। तो अब 230 के अंदर बात क्या कही है, हाईकोर्ट की अधिकारिता, अधिकारिता का विस्तार किसमें, संघ राज्य क्षेत्रों में, संघ राज्य क्षेत्र में, यानी कि संघ राज्य जो क्षेत्र है उसके अंदर हाईकोर्ट क्या है, हाईकोर्ट की जो अधिकारिता है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है। यानी कि ये बात की गई है कि केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भी हाईकोर्ट के किसी भी हाईकोर्ट के अंडर क्या है, उसकी शक्ति जो है किसी केंद्र शासित प्रदेश को उस हाईकोर्ट के अंदर शामिल किया जा सकता है कि उसके ऊपर निर्णय ले सकती है हाईकोर्ट, या फिर उसकी अधिकारिता से उसको बाहर भी रखा जा सकता है। ये बात की गई है 230 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 227 में हाईकोर्ट की अधीक्षण शक्ति की बात की गई है। 228 के अंदर कुछ मामलों को हाईकोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। 229 में जो हाईकोर्ट के अंदर कर्मचारी हैं उनसे संबंधित जो है उनकी बात की गई है। और 230 के अंदर हाईकोर्ट की जो अधिकारिता है वो संघ राज्य क्षेत्रों पर भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। और किसके द्वारा, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। संसद विधि द्वारा हाईकोर्ट की शक्ति को यूटी के अंदर बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है, उनको अधिकार क्षेत्र से बाहर भी कर सकती है। तो ये बात की गई थी इसके अंदर। अब मैं बात कर देता हूं महाभियोग प्रक्रिया की, जो मैंने आपको बताया था महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग प्रक्रिया जो है वो याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तो याद रखिए, न्यायाधीशों को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अगर लोकसभा में लाई जाती है तो 100 सदस्य, कितने सदस्यों का, 100 सदस्य क्या करेंगे, लिखित में प्रस्ताव पारित करेंगे, और अगर राज्यसभा में है तो कितने सदस्यों की जरूरत होगी, 50 सदस्य जो है वो लिखित में प्रस्ताव पारित करेंगे, लिखित प्रस्ताव देंगे। और किसको देंगे, लोकसभा वाले जो प्रस्ताव है वो तो किसको देंगे, अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। और ये वाले जो हैं राज्यसभा वाले, ये किसको देंगे, तो इनका जो हेड होता है वो कौन होता है, सभापति, इसको देंगे। अब अध्यक्ष और सभापति है, ये इस प्रस्ताव को या तो स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं, ये इनके पास पावर है। या तो उस प्रस्ताव को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, या फिर अस्वीकार कर देंगे, ठीक है। अगर ये स्वीकार करते हैं तो क्या होगा कि इन दोनों के जो प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव क्या होगा, इसकी जांच करने के लिए, ठीक है ना, अध्यक्ष और सभापति के पास जो प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा के अंदर 50 सदस्य प्रस्ताव पारित करके भेज सकते हैं, और लोकसभा के अंदर 100 सदस्य प्रस्ताव। हो सकता है इस सदन में प्रस्ताव लाया गया हो सकता है इस सदन में प्रस्ताव लाया गया हो। अगर इस सदन में प्रस्ताव लाया गया तो भी आगे की प्रक्रिया होगी, और इस सदन में प्रस्ताव लाया गया है तो भी आगे की प्रक्रिया होगी। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि अध्यक्ष और सभापति के पास जैसे ही प्रस्ताव आ गया, ये क्या करेंगे, एक 3 सदस्य की कमेटी बनाएंगे, 3 सदस्य की कमेटी बनाएंगे और उनको कहेंगे कि आप जांच करो कि महाभियोग प्रक्रिया मतलब सही है, विधि मान्य है या फिर नहीं है, या ऐसे ही उठा करके कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए 3 सदस्य कमेटी में कौन होगा, तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा, या फिर अन्य न्यायाधीश, ठीक है। एक व्यक्ति तो ये होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर कोई दूसरा न्यायाधीश हो सकता है। दूसरी बात क्या होगी, हाईकोर्ट का
हाई कोर्ट का क्या होगा, सीजे होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। एक उस राज्य के अंदर हाई कोर्ट जो उसका मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। अब बात करें तीसरा क्या होगा, तीसरा व्यक्ति होगा प्रख्यात न्यायविद होगा, यानी कि ऐसा होगा जो विधि का ज्ञाता हो, न्यायविद, ऐसा व्यक्ति जो संविधान या फिर विधि का जानकार हो, बहुत अच्छे से जानकार हो, प्रख्यात विद्वान हो विधि का, उसको नियुक्त करेंगे। तो अगर ये तीनों सदस्य है इस कमेटी के सदस्य है और ये कह दें कि वास्तव में ये जो प्रस्ताव लाया गया है ये विधि मान्य है या फिर ये सही है, वैध है, तो क्या करेंगे, ये जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव जाएगा फिर कहाँ पर, ये प्रस्ताव इनके द्वारा जैसे सिद्ध कर दिया जाएगा कि हाँ महाभियोग सही है, ठीक है, सही तरीके से लाया गया है, तो इसकी जांच के बाद प्रस्ताव जाएगा किसके अंदर, सदन में जाएगा। सदन का मतलब चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, और वहां पर 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है दोनों सदनों से, ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 सदस्यों से अगर पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति जो है उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। राष्ट्रपति उनको पद से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है उस न्यायाधीश को उसके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये बात की गई थी इसके अंदर महाभियोग प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैंने आज सारे के सारे आर्टिकल बता दिए हैं कि कौन कौन से आर्टिकल है और किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बात कही गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल है, मैं आपको फिर भी बताता हूं कि आर्टिकल को आप बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। इसके अलावा समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। आप इनको शॉर्ट में लिखिए, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट लिखिए और उसके बाद में इसको बार बार रिविजन कीजिए। उसके बाद में आपको सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन शानदार लगा होगा, और शानदार लगा है तो अपने साथियों के साथ इसे क्या करें, शेयर कीजिए। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, इस चैनल पर अच्छे से आप सपोर्ट भी कर रहे होंगे, अच्छे से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपने मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।